हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट होंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अपने नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदलने का प्रस्ताव दिया है। तो ऑप्शन है संसदीय कार्य मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय यानी एचआरडी ने अपने वर्तमान नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदलने का प्रस्ताव दिया है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक समूह ने सबसे पहले मंत्रालय का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। यह नई शिक्षा नीति के मसौदे में एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी। आपको बता दें कि नाम में परिवर्तन शिक्षा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में वन्यजीव आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है वियतनाम, भारत, अमेरिका, जापान। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। बीते दिनों वियतनाम ने घोषणा की कि वह वन्यजीव आयात पर प्रतिबंध लगा रहा है। एक आदेश में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रतिबंध वन्यजीवों के मृत्यु या जीवित उन सभी प्रकार के आयातों पर लगाया गया है जिसमें अंडे और लार्वा शामिल हैं। आपको बता दें कि वियतनाम वन्यजीव उत्पादकों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन रहा है। यह प्रतिबंध कोरोना वायरस की बढ़ती चिंताओं के चलते लगाया गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि कोरोना महामारी जानवरों से मनुष्यों में फैली है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैबिनेट ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथिक क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। ऑप्शन है जिम्बाब्वे, क्यूबा, जापान, हांगकांग। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे। कैबिनेट ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना या बढ़ावा देना और विकसित करना है। इस एमओयू में चिकित्सकों या पैरामेडिक्स, वैज्ञानिकों, शिक्षण पेशेवरों और छात्रों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का आदान प्रदान भी शामिल है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पवन हंस लिमिटेड यानी पीएचईएल ने केंद्र सरकार की किस योजना के तहत उत्तराखंड के देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गौचर मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। ऑप्शन है उड़ान, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर योजना, हेलीपैड योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ान। पवन हंस लिमिटेड यानी पीएचईएल ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उत्तराखंड में देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गौचर मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहारिक एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देगी। उड़ान योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए की थी। इस योजना के माध्यम से आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सकने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तस्करी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। तो इस तरह हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जुलाई। मानव तस्करी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है।
मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय यानी यूएनओडीसी के आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी की नज़र में आए मामलों में 72% पीड़ित महिलाएं और बच्चे होते हैं। गंभीर चिंता की बात यह सामने आई है कि मानव तस्करी में से पीड़ित बच्चों की संख्या वर्ष 2004 के मुकाबले 2016 में बढ़कर दोगुना हो गई थी। यूएनओडीसी के आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करों का शिकार बनने वाले ज़्यादातर लोग प्रवासी होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वित्त पोषण एजेंसी ने भारत को कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए $3 मिलियन का अनुदान प्रदान किया है। ऑप्शन है विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, आईएमएफ बैंक, एनडीबी बैंक मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी बैंक। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए एशियाई पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड से भारत को $3 मिलियन अनुदान की मंजूरी दी है। जापानी सरकार द्वारा अनुदान को वित्तपोषी किया जाता है। इसका उपयोग थर्मल स्कैनर रोग की निगरानी में वृद्धि और शीघ्र पता लगाने या संपर्क का पता लगाने और उपचार के लिए किया जाएगा। इसके पहले एडीबी ने 28 अप्रैल को क्रैश फंड से 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी थी। एडीबी 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, इसकी स्थापना 1851 में राधाकांत देव की अध्यक्षता में की गई है। कथन सेकेंड है, यह संस्था मुख्य रूप से भूमिपतियों के हितों के लिए कार्यरत थी। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न ही एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राधाकांत देव की अध्यक्षता में की गई थी। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में देवेंद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष और कृष्णदास पाल आदि शामिल थे। इसका गठन लैंड होल्डर्स या सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया था। यह संस्था मुख्य रूप से भूमिपतियों के हितों के लिए कार्यरत थी। इसके प्रयासों से 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 नए सदस्यों को कानून बनाने के लिए शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या यूनानी बौद्ध शैली भी कहा जाता है। कथन सेकेंड है, इस शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उत्तर पश्चिम में गांधार में कला को एक शैली का विकास हुआ जिसे गांधार शैली कहते हैं। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या यूनानी बौद्ध शैली भी कहा जाता है, जिसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। इस काल की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, जबकि निर्माण कार्य यूनानी तरीके से किया गया है। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध मामलुक वंश से नहीं है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक। मामलुक वंश को सामान्यतः गुलाम वंश भी कहा जाता है, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। आमतौर पर 1206 से 1290 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले शासकों को मामलुक नाम से जाना जाता है। इस शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन प्रमुख हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने
1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा तीसरी बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। कथन सेकेंड है, इसके तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। इसके तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई है। प्रांतों के प्रतिनिधित्व चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते थे और रियासतों में प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत होते थे। इस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानाडे ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, गणेश वासुदेव जोशी। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणेश वासुदेव जोशी। महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इस सभा का गठन जनता को अपने अधिकारों और सरकार के वास्तविक स्वरूप की जानकारी देने के लिए किया गया था। यह सभा मुख्यतः मध्यम वर्ग या जमींदारों और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अधिकांश सदस्य ब्राह्मण और वैश्य थे, जिस कारण यह संस्था किसानों तक अपनी पहुंच नहीं बना सकी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।